अली कोई है घर अपने चचा से विरासत में मिला था जब अपनी ज़िंदगी तन्हाई में इस पुराने ख़ानदानी घर में गुजार चुका था। इसका चचा अचानक इंतकाल कर गया और उसके बाद कोई वार नहीं छोड़ा। अली बड़े घर में रहने के ख्याल से खुश होकर अपने बीवी सारा और बेटी आयशा के साथ वहाँ मुंतकिल हो गया। पहले दिन से है घर अजीब लेकिन खुशाइंद मालूम हुआ। अंदर की हवा भारी थी और पुराने लकड़ी के फर्शों पर कदमों की आवाज़ आती थी, हत्ता कि जब कोई अनपढ़ नहीं चल रहा होता। घर में बहुत से कमरे थे, लेकिन एक ख़ास कमरा जो घर के पिछले हिस्से में बगैर खिड़की का था, हमेशा मकफल रहता था। अली को चाबी मिली, लेकिन जब भी वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता, इसके अंदर कुछ रुकावट बनती। सारा, जो गैर मर्ई चीज़ों को ज़्यादा महसूस करती थी, उस घर में एक मौजूदगी का एहसास करती थी। वह अक्सर सायों को अपनी नज़र के कोने से गुजरता हुआ यकती या एक सर्द हवा का झोंका महसूस करती, हालांकि तमाम खिड़कियाँ बंद होते। इसने अली से इसका जिक्र किया, लेकिन अली ने इसके खदशात को नज़रअंदाज कर दिया, ये समझते हुए कही है घर की पुरानी होने की वजह से है। आयशा दूसरी तरफ लगता था हास का कोई ख्याली दोस्त है। वह अक्सर अपने कमरे में अकेले किसी से बात करती, हंसती और खेलती जैसे कोई और उसके साथ हो। जब सारा ने इससे पूछा कि हो किससे बात कर रही है, तो आयशा अब साधना के कोने में खड़ा आदमी। एक रात सारा सरगोशियों की आवाज़ से जाग गई। पहले तो उसने सोचा कि अली नींद में बात कर रहा है, लेकिन जब उसने अली की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में था। सरगोशियाँ बुलंद होती गईं, ज़्यादा ज़ोर से और मुसलसल। ये आवाज़ उसकी जानी पहचानी न थी और वह ज़बान भी नहीं समझ पा रही थी। इसने अटक तफ्तीश की और आवाज़ का पीछा करती हुई हाल तक पहुंची। सरगोशियाँ उसे असबंद कमरे तक ले आए, जैसे है वहाँ खड़ी हुई। दरवाज़ा अचानक खुल गया और खुद ही चिड़चिड़ाने लगा। सारा खौफ से कांपते हुए अंदर चली गई। कमरा खाली था, सिर्फ दरमियान में एक छोटा सा पुराना लकड़ी का संदूक था। जैसे हसन ने संदूक के करीब पहुंचा, सरगोशियाँ और ज़्यादा बुलंद हो गईं। कांपते हुए इसने संदूक खोला और अंदर एक पुरानी गर्द आलूद किताब पाई। किताब में अजीबो गरीब निशाना था और तहरीरें थीं जिन्हें वह समझ नहीं सकी। लेकिन एहसन ने किताब को हाथ में लिया, इसे खौफ का एक शदीद एहसास हुआ, जैसे कोई इसे देख रहा हो। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सरगोशियाँ चीखने की आवाज़ में बदल गईं और इसने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। घबराहट में वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। कमरे का दर्जे हरारत कर गया और इसने अपनी सांस को हवा में देखा। जैसे ही वह बेहोश होने के करीब पहुंची, दरवाज़ा अचानक खुल गया और वह लड़खड़ाती हुई बाहर निकल आई, किताब को गिरा दिया। अली ने इसे हाल में पाया, कानपते और सफ़ेद चेहरे के साथ। इसने इसे पर्स कौन करने की कोशिश की, लेकिन वह अब तक घबराई हुई थी। इसने जो कुछ वह अली को बताया, लेकिन अली अब भी यकीन नहीं करता, इसे एक डरावना ख्वाब समझता है। वो कमरे को चेक करने गया, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद था, जैसे कुछ हवा ही नहीं। अगले चंद दिन सख्त दबाव में गुजरे। सार अचपचप हो गई। हमेशा चूक्स और आयशा अब अपने कोने में मौजूद दोस्त के साथ बातचीत करती रही। अली ने भी अजीबो गरीब चीज़ें महसूस की, चीज़ें खुद ब खुद हरकत करती हुई, घर में सर्द मकाम और हर वक्त निगरानी का एहसास। एक शाम जब वह खाने के लिए बैठे थे, अचानक चली गई। घर में अंधेरा छा गया और उन्होंने हाल से भारी अरादी कदमों की आवाज़ सुनी। कदमों की आवाज़ें सीधी खाने के कमर के दरवाजे के सामने रख गए और उन्होंने दरवाजे का दस्ता आस्ता आस्ता घूमता हुआ देखा। अली बहादुर बनने की कोशिश करते हुए चाकू पकड़ा और दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सारा और आयशा के पीछे एक सायेदार शख्सियत खड़ी थी। वह लंबा था, इसकी आंखें सिर्फ चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी ने कमरे में खौफ की लहर दौड़ा दी। वह शख्सियत आने की तरफ बढ़ी और जिसे जैसे वह करीब आया, हवा भारिया और दबाव में बदल गई। अली ने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो खौफ से मंजमद हो गया। सारा ने आयशा को कड़ा और उसे जोर से अपने साथ चमटाया और ज़ीर लबदाएं पड़ने लगी। वह शख्सियत की जैसे सन रही हो और फिर आस्ता आस्ता पीछे हट गई। रोशनी पलक झपकने लगी और फिर वापस आई और वह शख्सियत गायब हो गई। लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। इस बात से इनकार नहीं किया आज।
اس قطع تھا خان کے ساتھ کچھ بڑا موجود تھا۔ علی نے آخرکار سارا کی بات کا یقین کیا۔ انہوں نے ایک مقامی امام سے رابطہ کیا جو گھر کو پاک کرنے کیئر سمادہ کرنے آیا۔ جیسے حیاس نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کیں، گھر کانپنے لگا اور درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ سرگوشیاں دوبارہ بلند ہوئیں، زیادہ حقصے سے۔ امام مسلسل آیات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ گھر اچانک خاموش ہو گیا۔ ہوا صاف ہو گئی اور دباؤ کا سانس ختم ہو گیا۔ امام نے انہیں بتایا کہ یہ گھر ایک طاقتور جن کے قبضے میں تھا جو قدیم طریقوں سے یہاں باندھا گیا تھا۔ وہ جنازہ گھر سے وابستہ ہو گیا تھا، اسے اپنا گھر سمجھتا تھا۔ رسم نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ محض خاموش ہو گیا تھا، صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ دوبارہ اپنی موجودگی ظاہر کرے۔ علی اور اس کا خاندان گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے ایک دور دراز خریدار کو بیچ دیا۔ وہاں گھر میں منتقل ہو گئے، پرانے سے بہتر دور، لیکن ان کو کبھی بھی اپنے تجربے میں آنے والے خوف کو بھول نہیں پائے۔ کبھی کبھار علی کو خواب میں سرخ آنکھیں نظر آتی تھیں جو اندھیرے میں سے گھور رہی ہوتے، اور عائشہ رات کو جاگ کر روتی کہتی آسکا دوستا سے یاد کرتا ہے۔ یہ گھر آج تک خالی ہے، تنہا جنگلے کنارے پر کھڑا ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر منحوسہ اور کو ایبیاس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن پرسکون راتوں میں اگر آپ غور سے سنیں تو آپ ابھی بھی جن کے سرگوشیوں کو سن سکتے ہیں جو اگلے انجان خاندان کے انتظار میں ہے جو یہاں منتقل ہوگا۔ گھر اب بھی ویسا ہی ہے، پرانا اور ویران، جیسے وقت کے ساتھ سنے اور زیادہ سناٹا اور خوف پیدا کر لیا ہو۔ باہر کے جنگلوں میں شام ڈھلنے کے بعد ایک انجانی خاموشی چھا جاتی ہے۔ گھر کے اندر کا ماحول اس نیاور دباؤ میں مبتلا ہے جیسے ہوا میں خوف چھپا ہو۔ رات کے وقت یہاں کا سناٹا موت جیسا ہوتا ہے، بس کبھی کبھار کھڑکی کے باہر سے ہوا جھونکے کا شور سنائی دیتا ہے جو درختوں کو ہلکے سے ہلا دیتا۔ یاوراس کے خاندان کے جانے کے بعد یہ گھر برسوں تک خالی رہا۔ مقامی لوگوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہاں کی کہانیاں بہت خوفناک ہو گئی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ جو بھیاس گھر کے قریب آیا وہ خوفناک خواب دیکھنے لگا، اور کچھ لوگوں کو دن کے اجالے میں بھیسائیدار شکلیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ گھر منحوس ہے اور یہاں یک طاقتور جن قابض ہے جو کسی صورت یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ عادل جو جنات کے معاملات کا ماہر تھا، اس گھر کے بارے میں سن کر دلچسپی لینے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہاس گھر کی حقیقت معلوم کرے گا اور اگر ممکن ہوا تو جن کو آزاد کر دے گا۔ اس کے اثرات سے گھر کو انجام دلائے گا۔ عادل نے اپنی ٹیم کے ساتھ گھر جانے کا منصوبہ بنایا جس میں روحی، محمود اور احمد شامل تھے۔ ایک تاریخ شام عادل اور اس کی ٹیم آخواس خوفناک گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی روحی نے ایک عجیب سی سردی محسوس کی، جیسے ہوا کا کوئی غیر مرئی ان کے پاس سے گزر گیا ہو۔ اس نے عادل کی طرف دیکھا اور اسے محسوس کیا کہ یہاں کچھ غیر معمولی ضرور ہے۔ عادل نے گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی بوجھلاور دباؤ میں مبتلا ماحول محسوس ہوا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی جیسے کوئی پر انا پڑا چڑھ رہا ہو۔ گھر کے فرشوں پر قدم رکھتے چڑچڑاہٹ کی آواز نے ان کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ روحی نے فوراً اپنے گردہ ایک دائیا حلقہ بنایا اور قرآن کی آیات پڑھنے لگی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی عادل نے اپنی ٹیم کو مختلف کمروں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ ہر کمرے کی جانچ کر سکے۔ محمود نے لاؤنج کار خط کیا جہاں پرانی تصویریں اور فرنیچر تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اچانک ایک دراز خود بخود کھل گیا اور اندر سے ایک پرانا کاغذ نکل کر فرش پر گر گیا۔ محمود نے وہ کاغذ اٹھایا، اس پر کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا جس کا مطلب تھا یہ گھر میرے قبضے میں ہے۔ دوسری طرف احمد نے اوپری منزل کا رخ کیا۔ وہاں کی سیڑھیاں تنگاور پرانی تھیں جیسے کبھی کبھار استعمال ہوتی ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتے حیا سے ایسا الگاجی سے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ جب وہ ہاؤ پر پہنچا تو ویسے ایک پرانی گھڑی کی ٹک سنائی دینے لگی۔ وہ گھڑیاں ایک کمرے میں لٹکی ہوئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ گھڑی بند تھی اور پھر ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ احمد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
इसने फौरन कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इसी दौरान आदिल और रूही ने इस बंद कमरे का खकिया सारा ने पहले जिनका सामना किया था। दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन आदिल को मालूम था कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। इसने अपने अलमावरदा उनके मदद से दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुरानी किताब रखी हुई है जिस पर अजीबोगरीब नक़ोश बने हुए हैं। रूही ने फौरन महसूस किया कि ही किताब जन्नत के काबू में है। किताब से एक सर्द लहर निकली जिसने कमरे को सर्दे से भर दिया। आदिल ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब के सफ़हात पर लिखे हुए नक़ोश ने जंग को ताकतवर बना रखा था और वहाबान नक़ोश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, कमरे में हलचल शुरू हो गई। दीवारों पर बने हुए नक़ोश चमकने लगे और किताब में मौजूद नक़ोश ने रोशनी खारिज की। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाके हुआ और जंग की चीखों की आवाज़ें आने लगे। आदिल ने फौरन किताब जंग की आवाज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गईं और कमरे का माहौल पर सुकून हो गया। लेकिन आदिल जानता था कि ये जनाब ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ भी इस किताब में मकीद है और इसके नक़ोश को तोड़ने के लिए मज़ीद अलमावरदाओं की ज़रूरत है। इस युग अहमद और महमूद भी कमरे में पहुँच गए। उनके चेहरे पर खौफ के आसार थे। इन्होंने आदिल को सारी बात बताई। आदिल ने इन्हें तसल्ली दिया और कहा कि है जनाब, छूत के लिए खामोश हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने तय किया कि वो हास किताब को साथ लेकर जाएंगे और रक्सी माहिर से रब्ता करेंगे ताकि हस्तिन को हमेशा के लिए कैद किया जा सके। वो सब घर से निकले, लेकिन जब वह दरवाजे के करीब पहुंचे तो वह नहीं एहसास लगा जी से कोई या नहीं पीछे से घूर रहा हो। महमूद ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और घर के बाहर निकल आए। घर से निकलते हैं उन्होंने देखा कि आसमान पर बादल घने हो गए हैं और हवा तेज हो गई है। जैसे हवा गाड़ी की तरफ बढ़े, एक जोरदार आवाज़ आई जैसे घर के अंदर कुछ टूटा हो। बहुत जल्दी से गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। यह घर अब भी वहीं खड़ा है, वीराना और पुरस्कार। आदला और उसकी टीम जानती थी कि उन्होंने जिनको वक्ती तौर पर खामोश किया है, लेकिन आस के मुकम्मल खात्मे के लिए उन्हें दोबारा लूटना होगा और असबारान है मज़ीद तैयारी और इल्म के साथ आना होगा ताकि सचिन को हमेशा के लिए कैद कर सकें या उसे आज़ाद कर सकें। इसका